हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम अपना हिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। हमारे जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए आज से हम अपना ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो है शब्द हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है जिन्हें। और सबसे पहले मैं इन शब्दों को क्लियर करूंगी। ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखिए, आप वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगी। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शब्द हैं जो चैप्टर के मिड में जब हम पढ़ रहे होंगे चैप्टर को, तो उसमें ये शब्द आएंगे। आपको अगर इन शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा तो आप चैप्टर को क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है टॉपिक वो है राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद, इस जो डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे। देखिए, जब हमारे अंदर, हमारे भीतर अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम हो और हमें अपने देश की अपने देश से लगाव हो, उसके विकास की हमें चिंता हो, हमें उसके स्वतंत्रता की चिंता हो, तो मतलब जब हमारे अंदर देशभक्ति की भावना उमड़ रही हो तो इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आपने देखा भी होगा, जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं महान महान, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने मतलब राष्ट्र की आन बान के लिए अपने जीवन तक का बलिदान दे दिया। तो उनके अंदर जो है ये राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी, जिस वजह से उन्होंने ये महान बलिदान दिया है। तो आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र क्या है। अब देखिए, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अर्नेस्ट रेनर, इनके अनुसार क्या है, समान नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यानी कि इनके अनुसार क्या है कि अगर किसी एक क्षेत्र में समान भाषा बोली जाए या समान नस्ल के लोग रहें या एक ही धर्म को मानने वाले उस क्षेत्र में लोग रहते हैं तो उसे हम एक राष्ट्र कह सकते हैं। और इनके अनुसार क्या है कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का जो है चरम बिंदु होता है। ये जो सेकंड पॉइंट है ये बिल्कुल इस बात से आप भी सहमत होंगे। लेकिन देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे भारत ले लें तो क्या भारत में समान भाषा को, क्या भारत में एक ही भाषा बोली जाती है या एक ही नस्ल के लोग रहते हैं या मतलब क्या एक ही धर्म है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है अर्नेस्ट रेनर ने, इनके अनुसार क्या था कि किसी भी क्षेत्र में एक ही भाषा को, एक नस्ल से संबंध रखने वाले या एक धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनसे बना जो क्षेत्र है वो राष्ट्र कहलाता है। लेकिन भारत में ये जो है ये जो बात है सटीक नहीं होती, क्योंकि जो भारत है विविधताओं का देश है। हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ये देखिए, ये यूरोपीय देशों की बात कर रहे थे। तो और जो इसका सेकंड पॉइंट है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एक राष्ट्र जो लंबे प्रयासों से बनता है। लंबे प्रयासों, त्यागों, जिस तरह आप उदाहरण के तौर पर अपने देश को ले सकते हैं। भारत देश है, देखिए भारत की आज़ादी के लिए यहाँ के जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, महान समाज सुधारक हुए हैं, जिनके बहुत अथक प्रयासों से, त्यागों से, जिन्होंने अपने जीवन तक का भी त्याग कर दिया है, उनकी जो देश के प्रति जो निष्ठा को अगर हम देखें तो उसका जो चरम बिंदु था वही जो है एक राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध हो पाए हैं। तो देखिए, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट फिर देखिए, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है एस्टेट जनरल क्या है। तो देखिए, ये इसके बारे में ध्यान से देखिए। एस्टेट जनरल क्या है, एक आम सभा थी। एक आम सभा मतलब जैसे जन समुदाय मिल करके एक आम सभा बना लेता है, इसी तरह से ये जो एस्टेट जनरल है एक आम सभा थी। 1789 से पहले इसका यह नाम था। मतलब जो यूरोपीय देशों में जो आम लोगों की जो सभा थी यूरोपीय देशों में, तो वहाँ के लोगों की जो ये सभा थी एस्टेट जनरल कहलाई है। और ये जो नाम था इसका, ये 1789 से पहले था इसका नाम एस्टेट जनरल। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली बन गया।
अब मतलब बाद में इसको क्या कहा जाने लगा, नेशनल असेंबली। तो देखिए ये सभा फ्रांसीसी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये देखिए फ्रांस में जो है ये सभा बनी थी, तो ये फ्रांसीसी समुदाय यानी जो फ्रांस में जो भिन्न भिन्न समुदायों भिन्न भिन्न वर्गों के लोग रहते थे उसका प्रतिनिधित्व करती थी। देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वियना कांग्रेस 1815 क्या है। तो देखिए यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था, यानी कि देखिए यूरोपीय देशों के जो राजदूत थे उनका एक सम्मेलन हुआ था जिसे जो है वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। जिसे देखिए कब इसका समय कब था, 18 से 14 जून 1815 में इसका आयोजन हुआ था। इसी वजह से इसे 1800 जो है 15 में मतलब आयोजित होने के कारण इसको वियना कांग्रेस 1815 कहा जाता है। और इसका जो स्थान था वो वियना था, वियना में इसका आयोजन हुआ था, इस वजह से इसे वियना कांग्रेस 1815 कहा गया। इसके बाद देखिए एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेपोलियन कौन था। देखिए इसके बारे में हम आगे चल के जो हमारे चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हमें पढ़ने में आएंगी, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है नेपोलियन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जिससे हमें आगे चल करके जो है आसानी रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेपोलियन जो था एक महान सम्राट था जिसका जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 में इसका जन्म हुआ था। और ये जो था एक महान सम्राट था। इसने जो है अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया, यानी कि इसके जो है इतने जो इसके जो कार्य थे, यानी कि इसने जो है ऐसे महान कार्य किए थे जिसके कारण जो है जो है यूरोप का जो इतिहास है इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। अपनी योग्यता के बल पर इसने 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति का जो है पद ग्रहण कर लिया था, यानी कि ये इतना योग्य जो है एक सेना नायक था, एक योग्य योद्धा था कि इसने अपने बलबूते पर सेनापति का पद इसने हासिल कर लिया था। इसने जो है कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। यानी कि देखिए इसने जो है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और बहुत सारे ऐसे युद्ध लड़े जिसमें इसे विजय प्राप्त हुई। इसकी विजय से, इसकी शक्ति से सभी लोग इतने प्रभावित हुए कि जो है आम जनता में जो है इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और जो है अंत में देखिए इसकी जो इसने इतना परिश्रम किया कि इसकी जो है परिश्रम का क्या परिणाम हुआ कि ये है अंत में जाकर के फ्रांस का सम्राट यानी फ्रांस का शासक बना। तो देखिए जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये उदारवादी से क्या समझते हैं। देखिए उदारवादी क्या होती है। उदारवादी एक ऐसी विचारधारा होती है जिसका मतलब होता है मतलब आज़ाद विचारों वाला। तो देखिए समझते हैं, उदारवादी लातीनी भाषा के मूल पर आधारित है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। यानी कि जो उदारवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो आज़ाद विचारों के होते हैं और ये जो है समाज में तेज बदलाव को यानी तेज़ी से बदलाव को चाहते हैं। ये तेज़ी से विकास को मतलब प्राथमिकता देते हैं। यानी कि इनके अनुसार क्या है, समाज के अंदर जो है तेज़ी से बदलाव आना चाहिए और जो समाज का विकास तेज़ी से होना चाहिए। लेकिन इसी के विपरीत देखते हैं हम कि रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं। रूढ़िवादी कैसी विचारधारा है, ये ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। परंपरागत यानी कि जो पहले से चली आ रही हैं किसी पिटी जो रीति रिवाज हैं, जो मतलब रीति रिवाज है उन पर आधारित राजनीति को या संस्थाओं को चलने पर जो है आमादा करता है, जोर देता है। यानी ये अपनी है ना जो मतलब नई विचारधारा को ग्रहण जल्दी नहीं करता है। ये पुरानी जो रीति रिवाज हैं, पुराने जो विचार हैं उनको जो है ज़्यादा महत्व देता है। और इनकी कैसी मानसिकता है, ये धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं। इनका मतलब है कि भाई समाज में अचानक जो है परिवर्तन नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे जो है परिवर्तन को ये प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप नारीवाद से क्या समझते हैं। देखिए स्त्री पुरुष की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच पर जो
सोच के आधार पर, जो महिलाओं के आधार और हितों का जो बोध करवाते हैं, वो नारीवादी विचारधारा के लोग होते हैं। देखिए, समाज में जो है, समाज जो है स्त्री और पुरुष दोनों से मिलके बनता है। यदि समाज में पुरुष को सम्मान मिलता है तो नारी भी जो है सम्मान का अधिकार रखती है। आर्थिक स्थिति अगर अगर पुरुष है जो संपत्ति का मालिक बन सकता है या धन आदि एकत्रित कर सकता है, तो स्त्री को भी ये अधिकार होना चाहिए कि उसकी भी जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि वो भी जो है आर्थिक स्थिति उसकी सुदृढ़ हो। और जो राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो अधिकार जो है पुरुष को प्राप्त होते हैं, वही अधिकार जो है स्त्रियों को भी प्राप्त होने चाहिए। ऐसी विचारधाराओं को सम्मान देने वाले, यानी महिलाओं को समान अधिकार देने वाले लोगों जो है विचारधारा, जो महिलाओं के समान अधिकार की बात करें, ऐसी विचारधारा को हम नारीवादी विचारधारा कहते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विचारधारा से आप क्या समझते हैं। देखिए, विचारधारा का यहाँ पर क्या अर्थ है। देखिए, एक जो है खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का जो समूह है, वो विचारधारा कहलाती है। विचारधारा यानी कि एक खास किस्म की विचारधारा, यानी समाज के प्रति एक विशेष जो है विचार रखने वाले, या राजनीति के प्रति एक विशेष प्रकार का विचार रखने वाले, विचारधारा रखने वाले लोगों के जो विचारों का जो समूह है, उसे हम जो है विचारधारा कहते हैं। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये हम जब चैप्टर अभी जो हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये जो आगे चल के आपके जो है चैप्टर के अंदर, जब आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपने ध्यान से पढ़ने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।